नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पाताल में जा रहा है रुपया, आखिर क्यों? क्या सरकार की नीतियों में कमी है? क्या सरकार सही वक्त पर सही फैसले नहीं ले पा रही? और अगर रुपए के गिरने को रोकना है तो कौन कौन से कदम उठाने होंगे? रुपया अगर गिरता है तो आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, गैस सब महंगे होंगे, और जब वो महंगे होंगे तो माल भाड़ा महंगा होगा, ढुलाई महंगी होगी, और एक बार फिर महंगाई की मार आप पर जोरों से पड़ने लगेगी। इसी पर सीधे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व वित्त और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी। यशवंत सिन्हा जी, आपको क्या लगता है आखिरकार डॉलर क्यों गिरता जा रहा है? 45 जब आप लोगों ने सरकार छोड़ी थी, 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो 63 रुपए 35 पैसे के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया? आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में दीपक जी आपने 2-3 बातें कही हैं। शायद वो सब बातों का, कारणों का मिला जुला असर अभी हमको देखने को मिल रहा है। सरकार की नीतियां गलत रही हैं, जिसके चलते बहुत तरह के घाटे बढ़े, और उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। यही है तो उन्होंने समय रहते समस्या को के समाधान के लिए उचित नहीं उठाए। और मैं बार बार इस बात का उदाहरण देता हूं कि आपने मान लीजिए कि एक डैम है, और डैम के पीछे पानी जमा हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि पानी जमा हो रहा है, पानी ओवरफ्लो करेगा, तो आप समय रहते उपाय करेंगे। जब पानी ओवरफ्लो कर गया तो उपाय करना चाहेंगे भी तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। जब मैंने विश्वास शब्द का इस्तेमाल किया है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज सारी बातों के मूल में जो बात है वह है विश्वास का संकट। इस सरकार के ऊपर से लोगों का, निवेशकों का देश में और देश के बाहर विश्वास उठ चुका है, और इसलिए सरकार कुछ करेगी भी तो वो उस पर कतई विश्वास नहीं करेंगे और उसको सही मानकर कोई कदम नहीं उठाएंगे। और इसलिए आज के दिन उपभोक्ता कंजम्पशन नहीं कर रहा है, पूंजी जिसके पास है वो निवेश नहीं कर रहा है, और एक ये जो संकट उत्पन्न हुआ है वो विश्वास का संकट है। अगर आप आर्थिक ढंग से चर्चा करना चाहें तो पिछले 5 सालों में सरकारी बजट का घाटा बेइंतहा बढ़ा है। जो हमारा चालू खाता है विदेशों के साथ, जो 1991 में जीडीपी का मात्र 2.5% था, आज वो 5% है। उसके अलावा महंगाई इतनी बढ़ी है कि रिटेल इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो आप लगभग 10% के पास रही है पिछले 5 वर्षों में। तो रुपए का अवमूल्यन तो होना ही था। मार्केट जानती है कि रुपए को कहां जाकर टिकना चाहिए डॉलर के मुकाबले में, और मार्केट उसको ढकेल के उस दिशा में ले जा रही है। और हम हर रुपए पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि 59 से 60 नहीं हो, 60 से 61 नहीं हो, 61 से 62 नहीं हो, लेकिन वो जो दबाव है मार्केट का, उसके सामने सारे सरकारी उपाय फेल हो चुके हैं। आप जानते हैं कि आरबीआई ने और सरकार ने हाल के दिनों में कई कदम उठाए, और उसकी बहुत भर्त्सना हुई, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि हम pre-1991 दिनों में वापस जा रहे हैं, जब हर तरह के कैपिटल कंट्रोल्स थे, और उसका भी गलत उल्टा असर पड़ा, और आज रुपया जो है वो 62 रुपया क्रॉस कर गया। आने वाले दिनों में मार्केट ढकेल के पुश करके रुपए को उस लेवल पर ले जाएगी जहां वो चाहती है कि रुपया जाए, और सरकार इस समय इस स्थिति में नहीं है कि वो इसका विरोध कर सके। और इसलिए
हमको कमर कस के तैयार रहना पड़ेगा। इसका जो कुप्रभाव है, जो इसके दुष्परिणाम है, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। कुछ की ओर आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में इशारा किया, लेकिन मैं इतना आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत भयंकर दुर्दिन आज देश मुकाबला कर रहा है। सरकार नियंत्रण खो चुकी है अर्थव्यवस्था के ऊपर, और आने वाले दिनों में बहुत तकलीफ और वेदना के दिन भारत की जनता के लिए होने वाले हैं। क्या लगता है आपको, किस स्तर तक जाएगा रुपया? मार्केट को आप भी समझते हैं, मार्केट को आप भी एनालाइज कर सकते हैं, कितना दबाव है? क्योंकि एक विदेशी निवेशक अभी तक $11.4 बिलियन का जो इक्विटी और बाकी चीजों में उनका निवेश था उसको निकाल चुके हैं। डॉलर मजबूत हुआ है, अमेरिका सब प्राइम क्राइसिस से निकल चुका है। ऐसे हालात को देखते हुए जब भारत ने रिसेशन को इतनी अच्छी तरह से फेस किया था, तो अब मजबूत होते डॉलर को रुपया क्यों नहीं फेस कर पा रहा है? हाँ, मैं बताता हूं आपको, क्योंकि थोड़ी बहुत इसमें समझने की आवश्यकता है। आपने भी एक दो वाक्य कहे कि बहुत हमने सफलता के साथ जो विश्व का वित्तीय संकट आया था उसका मुकाबला किया। दरअसल बात वहीं से शुरू होती है दीपक जी। 2007-8 में हमारा जो राजकोषीय घाटा था वो था 2.7% जीडीपी का। उसके बाद जो विश्वव्यापी वित्तीय संकट आया उसको ढाल बनाते हुए हमने कई कदम उठाए और सरकार के राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर हम 6% ऑफ जीडीपी पर ले गए। यानी कि लगभग 2 से 3 लाख करोड़ रुपया एक साल के भीतर हमने मार्केट के अंदर ठेला। अभी वित्त मंत्रालय से हम लोगों ने बात की थी अपने वित्त मामलों की समिति में, और उन्होंने जो नोट भेजा था उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमने जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट था उसका मुकाबला करने के लिए हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाया, यानी कि उपभोक्ताओं के हाथ में ज्यादा पैसा दिया कि वो मार्केट में जाकर सामान खरीदें। तो हुआ, सरकार की जो नीयत थी उसके अनुसार पैसा गया लोगों की जेब में और लोग मार्केट में गए। लेकिन उसके बाद वो नोट ये कहता है और सही कहता है कि उसके बाद महंगाई के ऊपर दबाव, मुद्रास्फीति के ऊपर दबाव बढ़ा और मुद्रास्फीति चरम पर पहुंच गई। जब मुद्रास्फीति चरम पर पहुंची तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कदम उठाना शुरू किया और मौद्रिक नीति को, मॉनेटरी पॉलिसी को उन्होंने इस तरह चेंज किया कि 13 बार उन्होंने ब्याज दरों को बढ़ाया और जो मार्केट में तरलता थी, लिक्विडिटी थी, उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि रुपया कम अवेलेबल हुआ और उसकी कीमत भी बढ़ गई ब्याज दरों के चलते। इसका असर पड़ा पूंजी निवेश के ऊपर, और पूंजी जब नहीं होने लगी तो उसका असर पड़ा हमारे विकास दर के ऊपर, और विकास दर 5% पर आ गया। ये सारा कुछ जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है अर्थशास्त्र का, वो जानता है कि यह एक कुचक्र है, एक विशद साइकिल है, और उस विशद साइकिल में आज हम आकर फंस गए हैं। इन सब का नतीजा ये हुआ कि हमारे विदेश व्यापार का घाटा बढ़ता चला गया। हम आराम से बैठे रहे कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक होगा, क्योंकि जैसा आपने कहा मार्केट में डॉलर्स आते रहे, विदेशी पूंजी निवेश खास करके जो हॉट मनी है उसको लाते रहे देश में। उस समय सरकार इस बात का उत्सव मनाती रही कि देखो हमारे देश में इतने सारे डॉलर्स आ गए। अमेरिका में संकट था तो अमेरिका ने एक क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी बनाई और उसको चलाया। जब वहां पर स्थिति में सुधार होने लगा तो उन्होंने उसको टेपर करना शुरू किया, धीरे धीरे वापस लेना शुरू किया, और अमेरिका में निवेश जो है वो आकर्षक होने लगा। तो जिन लोगों ने भारत में डॉलर्स लगाए थे वो यहां से डॉलर्स निकालकर वो अब अमेरिका में लगाना चाहते हैं, वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
और क्या होता है कि वो स्टॉक मार्केट से, डेट मार्केट से डॉलर्स अपना इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, उनको रुपए में वो मिलता है पैसा, उसको एक्सचेंज मार्केट में ले जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और वहां पर उसके अगेंस्ट डॉलर खरीदते हैं, और डॉलर का डिमांड बढ़ता है, सप्लाई लिमिटेड है, मिसमैच होता है सप्लाई में और डिमांड में, और उसके बाद रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता है और डॉलर की तुलना में रुपया गिरता है। ये साइकिल है जो आज ऑपरेट कर रहा है। आपने पूछा कि मार्केट कहां तक इसको ले जाएगा। मैं जानता हूं कि मार्केट कहां तक इसको ले जाएगा, लेकिन मैं उसको पब्लिकली इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं कि मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, सांसद हूं, और मैं कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए उस फिगर को मैं आपके सामने कोट नहीं करूंगा। इतना ही कहूंगा कि मार्केट उसको पुश करके वहां तक लेकर जाएगा ही। और आपने जो कहा कि $11 बिलियन या उससे अधिक हमने खो दिया है मार्केट से लड़ने में, वो राशि और बढ़ेगी। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, हमारी देनदारी बढ़ी हुई है। सारी दुनिया जानती है कि 31 मार्च 2014 के तक हमको $175 बिलियन जो हमने ऋण लिया है, जिसमें अल्पकालीन ऋण भी शामिल है, उसको लौटाना है। तो इसलिए उसका दबाव अलग से पड़ेगा, और वही सब दबाव बिल्डअप हो रहा है और रुपए के ऊपर उसका असर देखने को मिल रहा है। यशवंत सिन्हा जी, आपने कहा कि भयंकर दुर्दिन आने वाले हैं, तो पहला सवाल मेरा ये कि आजकल एक एसएमएस पर जोक बड़ा चल रहा है। वो जोक ये कहता है कि जब एनडीए सरकार थी उस वक्त राहुल गांधी की वर्तमान उम्र के आसपास रुपया था, लेकिन जब ये सरकार अपने दूसरे टर्म को पूरा कर रही है तब इसकी कीमत मनमोहन सिंह जी की उम्र तक जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, आप फिर वही सवाल पूछ रहे हैं। मैं रुपए की कीमत कहां तक जाएगी उस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, नहीं तो लोग मुझे एक्यूज करेंगे कि मैंने जानबूझकर मार्केट में पैनिक फैलाया। मैं वैसा नहीं करना चाहता हूं, ये आरोप अपने सर पर नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत तरह के जोक मार्केट में चल रहे हैं। और जैसा हमने कहा, देखिए फिर हम उसी बात पर लौटते हैं, ये विश्वास का संकट है दीपक जी। सरकार अर्थव्यवस्था के ऊपर नियंत्रण खो चुकी है, ठीक है, और जो निवेशक हैं, चाहे देश में या देश के बाहर, वो सरकार में अपना विश्वास खो चुके हैं। और ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत घातक है। और जब मैंने कहा कि दुर्दिन और गहराएंगे, तो मेरा मतलब इसी तरफ था, जैसे आपने इशारा किया कि कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं कई मामलों में। और आपने जैसे पेट्रोल पदार्थों की कीमतों का जिक्र किया, मैं आपको बताऊं कि हम 18-20 बिलियन डॉलर का आज के दिन कोयला इंपोर्ट करते हैं। और कोयला किस चीज में उसकी खपत होती है? ऊर्जा में। तो जाहिर है कि जो ऊर्जा की कंपनियां हैं उनका घाटा बढ़ेगा, तो वो बिजली की दरें भी बढ़ाना चाहेंगे। तो एक जो इस तरह का है जिसका कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर, एक के बाद एक, जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट भी कहते हैं, वो चालू हो गया है। और ये कहां जाकर रुकेगा, ये कहना आज के दिन मुश्किल है। आपने पावर की बात की, आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात की, आपने पेट्रोलियम पदार्थों की बात की, लेकिन लोग ये भी समझना चाहते हैं कि मार्केट में ऐसा क्या संकट है कि प्याज 80 से 80 रुपए तक है और लोग कह रहे हैं कि 100 रुपए तक जाएगा। आप एक अर्थशास्त्री क्या इसको समझ पा रहे हैं? और भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया का सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में गिना जाता है, उनके आसपास अर्थशास्त्रियों की एक पूरी टीम है, तो इसका आकलन वो क्यों नहीं कर पाते हैं? जनता ये जानना चाहती है, समझना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस का नारा था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। देखिए, जहां तक प्याज का संकट है, ये एक बनावटी संकट है जो सरकार ने बनने दिया। महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। सबसे ज्यादा प्याज पैदा होता है और आता है नासिक से, और बाकी
क्षेत्रों से भी आता है, कर्नाटक से आता है, बाकी जगह से, हरियाणा से आता है। और ये सुनने में आ रहा है कि प्याज आ ही नहीं पाया, बारिश हो गई इसलिए प्याज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाया। ये कोई विश्वास करेगा? मैंने आपसे पता नहीं कहा कि नहीं कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है NSEL, जो एक संस्था है जिसमें वायदा कारोबार होता है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, कृषि पदार्थों का, उसमें एक भारी संकट, पेमेंट का संकट पैदा हो गया है। लगभग 6,000 करोड़ रुपया वहां लोगों के फंसे हैं और वो देने की स्थिति में नहीं है। तो सरकार, दीपक जी, जब फेल करती है ना, तो हर मोर्चे पर फेल करती है। वो रुपए की कीमत पर नियंत्रण खो देगी, वो स्टॉक मार्केट के ऊपर नियंत्रण खो देगी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इतना सूद का दर घट जाएगा, बर्जिश के भीतर जो उग्रवादी ताकतें हैं वो आक्रामक हो जाएंगी, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं कि सरकार ने नियंत्रण खो दिया। और ये अत्यंत ही गंभीर परिस्थिति है, क्योंकि चुनाव जो हैं वो अप्रैल और मई में होने हैं और अभी उसमें 9 महीने का समय बाकी है। इन 9 महीनों में क्या होगा, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज हमारे सामने है। 9 महीनों में क्या क्या हो सकता है? आप किस किस तरह की आशंका देख रहे हैं इस पूरे मसले में? गायब हो गया, नहीं आ रहा है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा हमें बता रहे थे कि किस तरीके से बाजार जो है वो विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि सरकार पर विश्वास नहीं है इसलिए न तो निवेश हो रहा है, और जैसे जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है तो जो पैसे यहां पर दिए गए थे, जो अमेरिका की तरफ से डॉलर आए थे, एक फिगर बताया हमने 11.4 बिलियन डॉलर का, वो तमाम पैसे अब अमेरिका ने वापस निकाल लिए हैं, जिसके चलते ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते रुपए की कीमत और गिर सकती है। उन्होंने ये तो कहा कि रुपए की कीमत और गिरेगी, लेकिन जो बड़ा सवाल यहां पर है वो ये है कि कितनी गिरेगी और उसका असर कितना पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल यशवंत सिन्हा का ये आरोप है कि इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, क्योंकि सरकार के 9 महीने बाकी है, कोई फुल प्रूफ प्लान उन्हें फिलहाल नजर नहीं आता। तो हमारे इस खास कार्यक्रम